Hello everyone, good morning to all. So today in this session we are going to start the PSM surgery and pediatrics through the numericals. So this is the part 1 of our numerical session in which we are going to cover these 5 formulas and based numericals. So relative risk, attributable risk, odds ratio, sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value. These all formula based numericals we are going to practice in this part 1 video. Okay, so let's start with the first topic for today's numerical session. आ जाते हैं हम रिलेटिव रिस्क पे. आप सभी को पता होगा हमने एक स्टडी पढ़ा था जिसका नाम था कोहॉर्ट स्टडी. उस कोहॉर्ट स्टडी में हम लोग क्या करते थे कि हम कुछ यहाँ पे हमारा ऐसे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते थे जो कि किसी रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड हुए होंगे और उनको हम फॉलो अप करते थे. आफ्टर 10 इयर्स और 15 इयर्स कितने लोगों में उनमें डिजीज हुआ है, कितने लोगों में डिजीज नहीं हुआ, इसको हम देखते थे. तो हम 100 ऐसे लोग को लेते थे जिनके यहाँ पे क्या हो रहा था कि जिन्होंने क्या किया है कि रिस्क फैक्टर से एक्सपोजर जिनको हुआ है, और कुछ ऐसे लोग को लेते थे जिनको रिस्क फैक्टर से एक्सपोज जो नहीं हुए, और उनमें भी हम देखते थे कि कितने लोगों में डिजीज हुई है. सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर टेकल करना चाहेंगे. क्या क्या दिया है देखते हैं कि कोहॉर्ट स्टडी, इन अ कोहॉर्ट स्टडी 100 स्मोकर्स, ओके, अमोंग 100 स्मोकर्स 40 डेवलप्ड लंग कैंसर्स. हमने 100 लोगों को लिया था, उनको फॉलो अप किया, कुछ साल बाद देखा कि 40 लोगों में उनमें से लंग कैंसर हो चुका है. अमोंग, ये भी 100 है सॉरी, अमोंग 100 नॉन स्मोकर्स 20 डेवलप्ड लंग कैंसर. जो 100 नॉन स्मोकर थे, ये स्मोकर्स हैं, ये नॉन स्मोकर्स हैं. सो 100 नॉन स्मोकर्स में से हम देखें 20 को लंग कैंसर हुआ है. सो एक स्मोकर ग्रुप है जो कि एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर है, एक नॉन स्मोकर ग्रुप है जो कि नॉन एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर है. अब हमको क्या निकालने बोल रहा है, हमको निकालने बोल रहा है रिलेटिव रिस्क. रिलेटिव रिस्क हमको क्या बताता है गाइस, रिलेटिव रिस्क हमको बताता है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन. क्या स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, क्या चीज है ये स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन? नहीं कि ये स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये बताता है कि रिस्क फैक्टर का कितना एसोसिएशन है, कितना उसका रिलेशन है विद द डिजीज. तो जितना इफेक्ट से आउटकम या फिर रिस्क फैक्टर टू डिजीज, कितना रिस्क फैक्टर का एसोसिएशन है किसी डिजीज के होने में, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन. तो इस केस में कोहॉर्ट स्टडी में स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू द रिलेटिव रिस्क, कि रिस्क फैक्टर का कितना एसोसिएशन है डिजीज के डेवलप कराने में. तो यहाँ हमने देखा कि 100 स्मोकर में से 40 में डिजीज हुई और 100 नॉन स्मोकर में से 20 में डिजीज हुई. तो हमको अब यहाँ निकालना है कि क्या स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है, क्या रिलेटिव रिस्क है इस कोहॉर्ट स्टडी का. तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड. अब यहाँ पर देखो, हम देखें कि 100% यहाँ पे क्या थे, एक्सपोज्ड थे स्मोकिंग से, रिस्क फैक्टर से, जिनमें से 40 को यहाँ पे क्या हुआ, 40 लोगों को यहाँ पर डिजीज हुआ. तो हम निकालेंगे रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड. इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड, कितने लोगों में दिखा बीमारी, 40. तो इंसिडेंस कितने में दिखा, 40 लोगों में बीमारी दिखी. कितने एक्सपोज थे, 100 में से 40 लोगों में बीमारी दिखी. अपन इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड, कितने लोगों को इंसिडेंस कितने में दिखा, 20 लोगों में, नॉन स्मोकर्स में भी दिखा आउट ऑफ 100. ठीक है, ये आपको करना है. तो ये क्या हो गया भाई, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 40 अपन 20 कितना हो गया, 2 हो गया. तो यहाँ पर क्या आ गया, रिलेटिव रिस्क 2 आ गया. दैट मीन्स व्हाट, आपको एक चीज याद रखना है, इफ रिलेटिव रिस्क इज 1, there is no association of risk factor with the disease. If relative risk is more than 1, there will be definite association is present. In this case our patient was, or the our जिसको हम इंडिविजुअल को लिए थे, दे वेयर स्मोकर्स. सो डेफिनेटली स्मोकिंग का रिस्क है, स्मोकिंग का 2 टाइम्स मोर क्या रहता है, उसका एसोसिएशन है लंग कैंसर करने का स्मोकर्स के केस में कंपैरिजन टू द नॉन स्मोकर. तो ये बताता है कि एसोसिएशन प्रेजेंट है अगर 1 से ज्यादा आता है रिलेटिव रिस्क. तो मतलब स्मोकिंग 2 टाइम्स ज्यादा रिस्क को बढ़ाती है लंग कैंसर का इन केस ऑफ स्मोकर्स देन नॉन स्मोकर्स. और अगर ये 1 से कम आता, सो देयर इज इनवर्स एसोसिएशन, दैट मींस रिस्क फैक्टर इटसेल्फ इज अ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द डिजीज.
इट इज नॉट कॉजिंग एनी डिजीज। आई होप ये रिलेटिव रिस्क वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपका ये आंसर यहां से हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, एट्रीब्यूटेबल रिस्क। एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी सेम ही है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क में क्या देख रहे हैं हम, इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड अपन इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस केस में क्या है, देखो एक यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ स्टडी इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज इज 20% इन स्मोकर्स। तो जो स्मोकर्स थे, मान लो 100 स्मोकर्स थे, उसमें से कितने लोगों में दिखा हार्ट डिजीज, 20%, यानी 20 लोगों में। मान लो 100 नॉन स्मोकर्स थे और 100 नॉन स्मोकर्स में थे, कितने परसेंट में दिखा हार्ट डिजीज, 10% में, दैट इज 10। तो अब यहां पर निकालना एट्रीब्यूटेबल रिस्क। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क हमको यहां पर निकालना है। सो एट्रीब्यूटेबल रिस्क में हमको यहां पर कैसे निकालना है, देखो यहां पे हमको एट्रीब्यूटेबल रिस्क का फॉर्मूला क्या बताया है, इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड। तो भाई 200 लोगों में से, 100 में से 200 लोगों में क्या दिखा हमको, क्या दिखा, हार्ट डिजीज, जो कि स्मोकर्स थे। सो इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस कितने नॉन स्मोकर में दिखा, 100 नॉन स्मोकर, 100 लोगों को हार्ट डिजीज हुआ अमॉन्ग 100 नॉन स्मोकर, इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड अपन इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये अपने को करना है। अपने को पता है भाई 20/100, 20/100 कितना हो जाएगा अपना, 20/100 अपना 0.2 हो गया, और 10/100 हो गया 0.1 अपन 0.2। तो 0.2 माइनस 0.1 क्या हो गया, 0.1/0.2 इंटू 100 भी है। तो ये क्या हो गया भाई, 0.1/0.2 मतलब 10/20 कितना होता है हमको पता है। ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10/20 अपन 100। तो 10/20 क्या होता है भाई, 1/2 यानी 0.5। तो 0.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा हमारा, 50%। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क विल बी 50%। इससे हमको पता चल जाएगा कि एट्रीब्यूटेबल रिस्क यहाँ पर क्या है, 50%। इस तरह से हम निकालेंगे एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ठीक है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क को और हम क्या क्या बोल सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एट्रीब्यूटेबल रिस्क को हम और क्या क्या नाम से बुला सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेसिव रिस्क और एब्सोल्यूट रिस्क और रिस्क डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एट्रीब्यूटेबल रिस्क जो 50% आया, ये क्या बता रहा है कि 50% ऑफ द, यानी हमारा जो हार्ट डिजीज हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग। 50% ऑफ द हार्ट डिजीज इज बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग। तो ये हमको पता चलता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क से। तो आई थिंक एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मेनली क्या बता रहा था एट्रीब्यूटेबल रिस्क हमको, कि ये बताता है कि हाउ मच ऑफ द डिजीज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द रिस्क फैक्टर अंडर द स्टडी। ठीक है, तो कितना डिजीज एट्रीब्यूटेड टू रिस्क फैक्टर है ये बताता है। हमने देखा कि 50% ऑफ द हमारा हार्ट डिजीज इज ड्यू टू द स्मोकिंग। तो इतना परसेंट डिजीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर, ये बताता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क। और रिलेटिव रिस्क क्या बता रहा था, इतना टाइम्स ज्यादा रिस्क फैक्टर, इतना टाइम्स ज्यादा एसोसिएशन है अलोंग विद द रिस्क फैक्टर एक डिजीज होने का, वो बताता था रिलेटिव रिस्क। अब आ जाते हैं थर्ड टॉपिक में, ऑड्स रेशियो। हमने पढ़ा था केस कंट्रोल स्टडी में। केस कंट्रोल स्टडी क्या होता है, बेसिकली इन केस कंट्रोल स्टडी वी आर गोइंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। सपोज हम एक हॉस्पिटल में गए, वहां पे हमको लंग कैंसर के मरीज मिल गए, तो हम क्या करेंगे, जो लंग कैंसर के मरीज मिले हैं उनका बैक हिस्ट्री में जाएंगे हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट से, और देखेंगे हाउ मेनी ऑफ देम वेयर लाइक स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स। वहां पे हम देख करके फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैक करके आते हैं, तो उसको बोला जाता है रिलेटिव, इसको बोला जाता है केस कंट्रोल स्टडी। जिसमें बेसिकली हम दो कैटेगरी के लोग लेते हैं, एक केस होता है और एक कंट्रोल होता है। तो केस मतलब जिसमें ऑलरेडी डिजीज है, और कंट्रोल मतलब जिनमें डिजीज नहीं है। तो केस और कंट्रोल दोनों को हम 100 सपोज सिलेक्ट कर लिए। अब हिस्ट्री में जाके देखेंगे कि जो 100 हमारे पेशेंट है उनमें से कितने स्मोकर्स थे, और जो कंट्रोल है जिनमें डिजीज नहीं है उनमें से कितने स्मोकर्स थे। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर के फिर हम फॉरवर्ड में आते हैं, तो ये केस कंट्रोल स्टडी होता है। इसको इसीलिए हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडी और ट्रोहॉक स्टडी भी इसको बोला जाता है। ऑपोजिट ऑफ कोहॉर्ट को हम बोलते हैं ट्रोहॉक स्टडी। और इस केस में हमको क्या होता है, टाइम को हम कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इसमें ज्यादा वेट करना नहीं पड़ता। तो इसका जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है उसको हम निकालते हैं ऑड्स रेशियो से।
ऑड्स रेशियो का फॉर्मूला है एडी अपन बीसी। अब ये बहुत इजी है, कभी भी ऑड्स रेशियो निकालने का क्वेश्चन आएगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक आपको बॉक्स बनाना है और उसमें लिखना है हॉरिजॉन्टली ए बी सी डी, और ऊपर लिखना है डिजीज प्रेजेंट और एब्सेंट। कोई भी पर्सन में डिजीज है कि नहीं है, रिस्क फैक्टर का जो एसोसिएशन है, तो अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था हिस्ट्री में तो उसको ऊपर वाले बॉक्स में यहाँ प्लस लिखना है, नीचे माइनस लिखना है। ये आपको मैं क्वेश्चन से बताने वाला हूँ। बोल रहा है अ केस कंट्रोल स्टडी was conducted to assess the association between smoking and oral cancer। तो स्मोकिंग से कितना चांसेस है ओरल कैंसर का, इसको हम देखने के लिए कर रहे हैं। द स्टडी इंक्लूडेड 100 डायग्नोस्ड केस ऑफ ओरल कैंसर। 100 डायग्नोस्ड केस ऑफ क्या बोल रहा है, ओरल कैंसर। अब ये 100 केस का हमारे पास क्या आ गया भाई, ओरल कैंसर, ठीक है। एंड कंट्रोल्स, ठीक है, एंड 100 कंट्रोल्स विदाउट ओरल कैंसर। 100 हमारे पास केस है, 100 हमारे पास कंट्रोल है, ठीक है, ये हमको बता रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, अमोंग द केसेस 60 इंडिविजुअल्स वेयर स्मोकर्स। बोल रहा है कि जो 100 लोग मिले जिनके अंदर 100 लोगों में जो डिजीज है, उनमें से 60 ऐसे लोग हैं, बंदे हैं जो कि स्मोकिंग करते थे, यानी जिसके अंदर रिस्क फैक्टर का क्या था, प्रेजेंस था, एक्सपोजर था। तो हमने यहां लिख दिया 60 हमारे क्या थे, स्मोकर्स। और बोल रहा है इंडिविजुअल्स 40 वेयर नॉन स्मोकर्स। 40 बंदे ऐसे थे जो कि स्मोकिंग नहीं करते थे, जिनके अंदर डिजीज पाया गया है। अब जो नॉन एक्सपोजर वाले ग्रुप हैं, यानी जिनके अंदर डिजीज नहीं है, 100 जो हेल्दी है, उनमें से बता रहा है आगे कि अमोंग द कंट्रोल ग्रुप 30 इंडिविजुअल वेयर स्मोकर्स। 30 ऐसे बंदे थे कि जो स्मोकिंग करते थे, तो यहां लिख देंगे 30 जिनके अंदर डिजीज नहीं है लेकिन स्मोकिंग करते थे, और 70 ऐसे लोग हैं जो जिनके अंदर डिजीज नहीं है और जो स्मोकिंग भी नहीं करते थे। अब अपना ये टेबल बन के तैयार हो गया है। अब सीधा पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर करना है। ऑड्स रेशियो इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, एडी, ए कितना है यहाँ पर 60, डी इज इक्वल टू कितना है 70, और बीसी, बी कितना है भाई 30, और सी कितना है 40। तो 60 इंटू 70, ठीक है, 60 इंटू 70 कितना हो गया, ये अपना नियरली 60, ये 4200, और ये 3000, और ये 1200, ये हो गया 1200, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब इसको हम यहां पर कट हो गया, ठीक है। तो 12 3 जा 36.5, तो 3.5 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ऑड्स रेशियो। ऑड्स रेशियो हमारा आ गया 3.5। अब ये क्या बता रहा है, ऑड्स रेशियो 3.5, मतलब ये स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बता रहा है कि स्मोकर्स के केस में ज्यादा चांसेस है 3.5 टाइम्स कि उनका हिस्ट्री रही होगी स्मोकिंग की। कि ये हमको क्या बता रहा है ऑड्स रेशियो, कि द पेशेंट्स जिससे हम मिले लंग कैंसर के या ओरल कैंसर के, उनके केस में 3.5 टाइम्स ज्यादा चांसेस रहेगा नॉन स्मोकर्स के केस में, सॉरी, जो हमको पेशेंट मिले उनके अंदर ज्यादा चांसेस रहेगा कि 3.5 टाइम्स की वो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड हुए होंगे जो स्मोकिंग कर रहे होंगे। मतलब जिनके अंदर कैंसर है, पक्का वो लोग 3.5 टाइम्स ज्यादा चांसेस है कि वो स्मोकर्स रहे होंगे कंपैरिजन टू द कंट्रोल। मतलब 100 हमारे पास कैंसरस पेशेंट थे और 100 नॉन कैंसर थे। तो ये बता रहा है रिजल्ट कि 100 जो कैंसर पेशेंट है, जो नॉन कैंसरस पेशेंट है, उनमें से इनके अंदर 3.5 टाइम्स ज्यादा हिस्ट्री का चांसेस है कि स्मोकिंग या रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड हुए होंगे। ये बताता है केस कंट्रोल स्टडी। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं केस कंट्रोल स्टडी को, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया अपना, इसमें भी ऐसा ही है, ऑड्स रेशियो अगर 1 आया तो नो एसोसिएशन है, लेस देन 1 आया तो ऑड्स रेशियो अगर मोर देन 1 आया तो एसोसिएशन है, और लेस देन 1 आया नो एसोसिएशन है। इस केस में 3.5 आया, मतलब इसका ऑड्स रेशियो इज क्या है भाई, मोर देन 1, दैट मीन एसोसिएशन इज प्रेजेंट, रिस्क फैक्टर का एसोसिएशन इज प्रेजेंट विद द डिजीज। अब आ जाता है नेक्स्ट भाई, सेंसिटिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर एक चीज बात करेंगे सेंसिटिविटी में, इसको कैसे समझना है आपको। देखो अब इसको समझते हैं हम लोग, जल्दी 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। सेंसिटिविटी में आपको कभी भी क्वेश्चन में दिखा
कि सेंसिटिविटी कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिसिटी करना है, कि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करना है, कि नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूर टास्क विल बी जस्ट मेक अ टेबल, 4 कॉलम वाला, 4 बॉक्स वाला, ठीक है। एक टेबल बनाए, उसमें यहां पर लिखना है, क्या लिखना है कि डिजीज प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है, डिजीज प्रेजेंट और एब्सेंट, या फिर यहां पे लिख देना है एक्चुअल रिपोर्ट, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट का रिपोर्ट। उससे कंफर्म हो जाएगा कि डिजीज है कि नहीं है। और इधर लिखना है साइड में जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। सपोज दैट एक पेशेंट तुम्हारे पास आया और तुमको वो बोल रहा है मेरे को चील्स हो रहा है, राइगर्स हो रहा है, मेरे को सर फीवर हो रहा है, तो तुमको लग रहा है उसको मलेरिया हो सकता है। तो तुमने उसका नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट में थोड़ा बहुत WBC और थोड़ा बहुत बढ़ा आया, तो तुमने उसको बोला भाई आप MP कराओ, मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट कराओ। तो उसने जाकर के वो भी करवाया, जो कि डेफिनेटिव टेस्ट है मलेरिया के लिए, मलेरियल पैरासाइट का, तो उसमें भी पॉजिटिव आ गया। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रू पॉजिटिव, मींस स्क्रीनिंग टेस्ट में भी आपका पॉजिटिव आया, यानी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मलेरिया हो सकता है उसके नॉर्मल CBC और अदर फाइंडिंग से, और जो कि एक्चुअल टेस्ट में भी, डेफिनेटिव टेस्ट में भी और डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी पॉजिटिव आ गया, तो इसको हम बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव। ऐसे ही क्या होगा, ट्रू नेगेटिव मतलब क्या है कि आपके पास वो कोई पेशेंट आया, आपको लगा कि नहीं यार इसको ये डिजीज नहीं होगा, फिर भी आपने बोला जा करके एक बार मेन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो करवा लो तसल्ली के लिए। उस बंदे ने जाकर के करवाया, तो आप सोच रहे थे कि नहीं इसके अंदर ये डिजीज नहीं होगा, और वाकई में टेस्ट के रिजल्ट से भी आपको पता चला कि उसके अंदर वो डिजीज नहीं है। दैट इज नोन एज योर ट्रू नेगेटिव, मतलब आपका प्रेडिक्शन और ये सही था। अब यहां पर एक केस आता है क्या, फॉल्स नेगेटिव का। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है, आपने स्क्रीनिंग टेस्ट कराया उसमें कोई डिजीज नहीं पकड़ में आई, लेकिन जब आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाया उसमें डिजीज प्रेजेंट रही, तो इस केस में आपका यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉल्स नेगेटिव, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट ने गलत बताया रिजल्ट, बट डायग्नोस्टिक टेस्ट में वो रिजल्ट पॉजिटिव आया, मतलब ये माना जाएगा फॉल्स नेगेटिव। अब ये फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है कि वाकई में कोई बंदे के अंदर बीमारी नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट में वो गलती से पॉजिटिव आ गई, आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर कोई डिजीज नहीं है, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव, मतलब गलती से पॉजिटिव आ गया बट डिजीज नहीं है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव होता है। अब ये आप बना लिए कोई भी क्वेश्चन को, अब कैसे करना है मैं आपको बताना वाला हूं। देखो यहाँ पे देखो दिया है कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट वाज evaluated for detecting oral cancer in a study population of 200 individuals. Among 200, 100% who were confirmed to have oral cancer, the test gave a positive result in 60%. ठीक है, कि बोल रहा है 200 पेशेंट हम लोग लिया, 200 में से हमको यहाँ क्या देखना है, जो 100 पेशेंट है उनके अंदर क्या है, ओरल कैंसर है, हमको पाया गया। अब 100 पेशेंट के अंदर ओरल कैंसर पाया गया और द टेस्ट गिव ए पॉजिटिव रिजल्ट इन 60 पेशेंट, मतलब जो 60 बंदे थे उनके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट में भी पॉजिटिव आया और उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। और 40 जो पेशेंट है उनके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट में नेगेटिव आया लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट में पॉजिटिव आ गया। अब बोल रहा है आगे चल करके 100 इंडिविजुअल्स वेयर कंफर्म टू फ्री फ्रॉम द ओरल कैंसर। 100 हमारे पास हेल्दी पेशेंट है, हेल्दी पेशेंट है, उनमें से बोल रहा है 30 इंडिविजुअल, ठीक है, उनके केस में स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था लेकिन उनके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट में कोई बीमारी नहीं आई, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट में उनका क्या था 30 पेशेंट के पॉजिटिव, बट एक्चुअल में उनके अंदर कोई भी डिजीज नहीं आई डायग्नोस्टिक टेस्ट के रिजल्ट के अनुसार। अब बोल रहा है जो बचे 70 यहाँ पे पेशेंट थे उनका स्क्रीनिंग भी नेगेटिव था और डायग्नोस्टिक भी नेगेटिव रहा, दैट मींस उन लोग ट्रू नेगेटिव है, उनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। अब आपने ये डाटा को पढ़ करके अपने बॉक्स में फिल कर दिया, अब क्या होगा, अब आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आपके सामने होगा। सेंसिटिविटी निकालेंगे, सेम क्वेश्चन से हम 4 अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव 60 है, ट्रू पॉजिटिव अपन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 100,
तो ये कितना हो जाएगा 60/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से 100 कट गया, कितना बच गया 60%। तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू कितना आ गया इस केस में 60%। अब आ जाओ नेक्स्ट स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी में भी सेम ही क्वेश्चन से हम सॉल्व करके आपको बताएंगे, यही फॉर्मूला से हो जाएगा। स्पेसिफिसिटी इज इक्वल टू ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव कितना है यहाँ पर 70। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 70 अपन ट्रू नेगेटिव कितना बोल रहा है 70 प्लस फॉल्स पॉजिटिव कितना बोला है क्वेश्चन में, कितना दिया है फॉल्स पॉजिटिव 30। तो ये हो गया 30 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 70/100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसल आउट हो गया, 70 आ गया हमारा, क्या हो गया 70 हमारा आ गया परसेंट स्पेसिफिसिटी। अब आ जाओ पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू मतलब आपने जो प्रेडिक्ट किया था, जो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको दिखा, आपने प्रेडिक्ट किया कि इसको ये बीमारी हो सकती है, एक्चुअल रिपोर्ट में भी वो पॉजिटिव दिखाया, तो आपका प्रेडिक्शन वाज करेक्ट। और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू मतलब आपने कुछ प्रेडिक्ट किया था लेकिन वो एक्चुअल रिपोर्ट में आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया, उसके अंदर डिजीज नहीं है, दैट इज नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं सेम क्वेश्चन से। ट्रू पॉजिटिव कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, देखो। और इसका फॉर्मूला क्या है, ट्रू पॉजिटिव अपन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव कितना दिया हुआ है 30, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 60। देखो गाइस, आप लोगों के जश्न का बाजा बज रहा है बाहर, आप सब एफएमजी में पास हो रहे हो, है ना। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू को निकाल लेते हैं, बस फॉर्मूला में पुट करना है। ट्रू नेगेटिव कितना है 70 एंड फॉल्स नेगेटिव कितना दिया हुआ है, फॉल्स नेगेटिव हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉल्स नेगेटिव 40। तो ये आ जाएगा अपना 63.6, ठीक है। 11 6 जा 66 और फिर बचा ये 11 3 जा 33.6, तो ये आ गया अपना नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड, फ्रॉम द सेम सिंगल क्वेश्चन मैंने आपको बताया कैसे आप ये चारों वैल्यूज को निकाल सकते हो। तो इस वाले पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आगे बचे हुए न्यूमेरिकल्स और रिलेटेड हम फॉर्मूलाज को वहाँ पे कवर अप करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2 वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी पक्का पास करो।